नमस्कार, आप सभी का हंस पाठशाला में स्वागत है। हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। इसमें आज तीसरा क्लास है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आज का पहला प्रश्न है, राउरवेल किस तरह की रचना है? क. प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य, ख. शुद्ध काव्य, ग. नाटक, घ. गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य। तो राउरवेल एक शिलांकित कृति है। यह गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति के रचयिता का नाम रोड़ा कवि है। क्या है? रोड़ा कवि। राउरवेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन की जो परंपरा है, श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। राउरवेल से हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा, राउरवेल किस तरह की रचना है? पहला का घ, गद्यपद मिश्रित चंपू काव्य। अगला प्रश्न दूसरा हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है? क. वर्ण रत्नाकर, ख. राउरवेल, ग. कुवलय माला, घ. उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। यह महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया। इसके रचयिता दामोदर पंडित हैं। दामोदर पंडित कौन थे? तो ये महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। किसके थे? महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित। और इसकी रचना इन्होंने कब की? 12वीं शताब्दी के आसपास की है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी कब की है? 12वीं शताब्दी के आसपास। रचना का काल हो गया 12वीं शताब्दी। किसके द्वारा? तो दामोदर पंडित के द्वारा। दामोदर पंडित कौन थे? किसके दरबार में थे? तो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। अगला प्रश्न है तीसरा, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? क. सिद्ध साहित्य का, ख. जैन साहित्य का, ग. रासो साहित्य का, घ. नाथ साहित्य का। तो चारण साहित्य हमारा चारण साहित्य का दूसरा नाम है रासो साहित्य। यह रासो जैनियों के रास साहित्य से अलग है। यहाँ पर एकदम ध्यान देने वाली बात है, ये ध्यान हमेशा रखा जाए कि यह रासो और जैन के रास, जिसमें उपदेश, रसायन रास, भविष्यत कहा आदि जो लिखे गए, वो दोनों परंपराएं भिन्न हैं। इस प्रकार हम अब अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा, हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? क. प्रारंभिक काल, ख. चारण काल, ग. संधि काल, घ. सिद्ध सामंत काल। तो जो हिंदी का प्रारंभिक है, जो आरंभिक काल है, उसका नामकरण ग्रियर्सन ने चारण काल किया और इसकी समयावधि 700 से
1400 ईस्वी के आसपास ठहराया है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ख चारण काल। 5। अगला प्रश्न है 5वां, विशलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? क सिंगारिक, ख प्रबंध, ग आख्यान, घ गे। विशलदेव रासो एक सिंगारिक रचना है और इसमें शैली गे शैली का प्रयोग किया गया है। गे शैली का अर्थ है गाने योग्य। गे का अर्थ है, गे शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो गाने योग्य है। इसलिए विशलदेव रासो को मूलतः गे काव्य कहा जाता है। इसके रूप में परिवर्तन होता रहा। जो विशलदेव रासो है इसकी रचना बहुत पहले हुई है और गे काव्य होने के कारण, चूंकि लोग इसे गाते थे, अभी एक परमाल रासो जागनिक की रचना जिसे आल्हा खंड कहते हैं और यूपी के बुंदेलखंड में इसे गाया जाता है बरसात के समयों में। तो उसके स्वरूप में गायक विभिन्न गायकों के द्वारा उसमें कुछ न कुछ जोड़ दिए जाने के कारण उसके स्वरूप में, मूल स्वरूप में रचना के विकृति आ जाती है। ये आप कहें कि परिवर्तन हो जाता है, विकृति से ज़्यादा परिवर्तित हो जाता है उसका स्वरूप। तो विशलदेव रासो का भी चूंकि गे काव्य होने के कारण और प्राचीनतम होने के कारण इसमें बदलाव आ गया। ये कैसी रचना है? तो ये प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण रचना है और इसमें राजा भोज की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा विशलदेव के तृतीय विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रयुक्त की गई है। इसमें किसकी कथा है? तो पुत्री भोज परमार की पुत्री, इसमें किसका है? भोज परमार की पुत्री, भोज परमार की पुत्री राजमती और चौहान वंशीय विशलदेव के चर्चा है। विशलदेव की चर्चा है। भोज परमार की पुत्री राजमती और विशलदेव के तृतीय विवाह की चर्चा इसमें की गई है। इस ग्रंथ की रचना, इस रचनाकार का नाम नरपति नाला है। नरपति नाला। और रचना कब हुई? 1155 ईस्वी में। रचनाकार का नाम नरपति नाला, रचना 1155 ईस्वी में की थी। विशलदेव रासो आदिकाल की श्रेष्ठ कृति कही जाती है। एक श्रेष्ठतम कृतियों में इसे विशलदेव रासो को रखा जाता है। आइए हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला 6ठा प्रश्न, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? क दलपति विजय का खुम्माण रासो, चंद्रोदय का पृथ्वीराज रासो, जागनिक का परमाल रासो और नरपति नालह का विशलदेव रासो। तो आल्हा खंड के नाम से हम किसे जानते हैं? आल्हा खंड के नाम से हम जागनिक के परमाल रासो को जानते हैं। जागनिक की रचना परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से जानते हैं और यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय है और यहाँ बरसात के समयों में गाया जाता है। इसमें परमाल रासों में, आल्हा खंड में आल्हा उदल 2 सरदारों की कथा है, उनके वीरता की कथा है। इसका प्रकाशन सबसे पहले परमाल रासो का 1865 ईस्वी में वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने करवाया था। किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने। चार्ल्स इलियट जो कि उस समय वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर थे।
और इसी प्रति के आधार पर बाद में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। 12 वरिसले कुकुर जिये और 13 लय जिये सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिये आगे जीवन को धिक्कार। उक्त पंक्ति किस रचना से उद्धत है? क विसल देव रासो, ख खुम्माण रासो, ग पृथ्वीराज रासो, घ परमाल रासो। तो यह उक्ति 12 बरसले कुकुर जिये और 13 बरसले जिये सियार, बरिस 18 क्षत्रिय जिये आगे जीवन को धिक्कार, ये उक्ति परमाल रासो की है। इससे परमाल रासो या इसका दूसरा नाम आल्हा खंड कहते हैं से लिया गया है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? याज्ञनिक के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम चंद्रवदाई है, तो हमारा उत्तर होगा क चंद्रवदाई। पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की प्रसिद्ध प्रबंध काव्यों में से एक है। रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। इसे पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसके रचयिता का नाम चंद्रवदाई है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण मौजूद हैं? 4 संस्करण। सबसे बड़ा संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिपियां कहाँ संग्रहित हैं? सबसे बड़ा का उदयपुर में। सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? उदयपुर में। सबसे बड़ा जो संस्करण है, सबसे बड़ा संस्करण उदयपुर में संग्रहित है, उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। नागरी प्रचारणी सभा ने 1584 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन किया गया था, पृथ्वीराज रासो का। इसमें जो कुल इस संस्करण में जो सबसे बृहद संस्करण है उसमें 69 समयों की चर्चा की गई है। समय से मतलब है अध्याय, खंड से, तो इसमें कितने हैं खंड? 69 समय को खंड कह लिए। इसमें खंड यानी 69 अध्याय है तथा 16,306 छंद हैं। सबसे बड़ा में कितने छंद हैं? 16,306 छंद हैं। 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, ये प्रकाशित नहीं है और ये बीकानेर में रखा है। दूसरा कहाँ रखा हुआ है? दूसरा संस्करण बीकानेर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तीसरा लघु संस्करण है, इसमें 3500 छंद हैं। तीसरा जो संस्करण है उसमें 3500 छंद हैं। 3500 छंद हैं और इसमें 19 ही समय हैं। जो तीसरे में कितने समय हैं? तो तीसरे में समय है 19 समय को खंड भी कहते हैं। तीसरे संस्करण में 3 ही खंड है, 19 ही खंड है। इसकी भी हस्तलिपियां जो हैं, हाथ से लिखी गई लिपि को हस्तलिपि बोलते हैं और ये हस्तलिपि कहाँ है? तीसरी का भी बीकानेर में सुरक्षित है। चौथा जो संस्करण है वो सबसे छोटा है। इसमें केवल 1300 छंद हैं और इसी छंद को डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि जो कुछ विद्वान हैं मूल पृथ्वीराज रासो मानते हैं। चंद्रोदय
हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रोदय किसके दरबारी कवि थे? क महाराजा बिसलदेव के, महाराजा हम्मीर के, ग महाराणा प्रताप के, घ पृथ्वीराज चौहान के। तो हमारे चंद्रोदय जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य, क प्रिय प्रवास को, ख साकेत को, ग रामचरितमानस को, घ पृथ्वीराज रासो को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा घ पृथ्वीराज रासो को। देसिल बना सब जन मीठा, तेते जपो अब हट्ठा। यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? क अब्दुल रहमान, ख अमीर खुसरो, ग कवि गंग, घ विद्यापति। तो यह पंक्ति देसिल बना सब जन मीठा, तेते जपो अब हट्ठा, यह विद्यापति के द्वारा कही गई उक्ति है। और इसमें वो कह रहे हैं कि जो अपना देसी भाषा है वो सबसे मीठा और सबसे सुंदर है। देसिल बना सब जन मीठा, तेते जपो अब हट्ठा का शाब्दिक अर्थ है जो अपने देश की भाषा है, जो अपनी भाषा है वो सबसे मीठी लगती है, इस कारण सब लोग अबहट का जप करो। यह उक्ति विद्यापति की है और विद्यापति बिहार के मैथिल के थे। इन्हें कवि कोकिल की उपाधि से विभूषित किया गया था। इन्हें अभिनय जयदेव की भी उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? क विद्यापति, ख नंददास, ग सूरदास, घ कुंभनदास। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क विद्यापति। अगला प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? क चौरंगीनाथ, ख आदिनाथ, ग मतसेंद्रनाथ, घ चुणकरनाथ। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ के गुरु का नाम था मतसेंद्रनाथ। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? क ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है और दोनों का योग। ख अडिग योग साधना, ग कठिन साधना, घ हठपूर्वक योग। तो हमारा उत्तर होगा नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र तथा इन दोनों का योग ही हठ योग है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, कनफट्टा योगी किसे कहते हैं? क सिद्धों को, ख जैनियों को, ग नाथों को, घ ब्रजैनियों को। तो हमारा उत्तर होगा ग नाथों को। आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में हाजिर होते हैं 15 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।